कविता थोड़ा जल्दी करो, कहीं रोहन उठ न जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, रोहन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रोहन सिर्फ 8 साल का था। रोहन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर कविता और रामू दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। कविता, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी छूटा नहीं है जिससे रोहन को पता चल सके। इसके बाद रामू और कविता दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। रोहन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ यहाँ भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? रोहन परेशान हो जाता है और पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। रघु चाचा, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं मोहन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है रघु चाचा। रोहन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। रोहन की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में रोहन की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय, रोहन जल्दी से उठता है। माँ, बाबा। रोहन इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद रोहन रोते हुए कहता है, हे भगवान, माँ और बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए। रोहन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। रोहन बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि रोहन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। बेचारे रोहन की जिंदगी तो खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ अब रोहन कहाँ जाएगा? इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग रोहन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ धनीराम यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसके बाद वह जल्दी से रोहन के घर जाता है। रोहन, अरे ओ रोहन के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर रोहन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे रोहन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत कर्ज लिया था और वो तो पैसे दिए बिना ही भाग गया। अब तू ही बता, मेरे पैसे तू मुझे कैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको किस तरह धन वापस लौटा पाऊंगा? ले देकर मेरे पास सिर्फ एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। अरे इस झोपड़ी का मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें सारी उम्र मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा और उसके मैं पैसे भी नहीं दूंगा, तभी ये कर्ज चुकेगा। रोहन नादान था, इसलिए वह आसानी से सेठ धनीराम की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद रोहन सेठ धनीराम के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर मजदूरी करने के बाद सेठ धनीराम रोहन को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी काम के लिए उठ जाना। और हाँ, सुबह देर तक पैर पसार कर सोते मत दिखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जी सेठ जी। सेठ धनीराम रोहन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे रोहन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और रोहन 25 वर्ष का हो जाता है।
एक दिन सुबह सुबह रोहन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से सेठ धनीराम के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही रोहन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ धनीराम लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर रोहन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी सेठ जी। अच्छा, माफ कर दूं? अरे अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगा ना, तो रोज रोज तुम यही गलती दोहराएगा। अरे सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और सारा दिन मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। इतना कहकर सेठ रोहन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो रोहन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज रोहन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आपने ही मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी रोहन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है? गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को अपने सगे माँ बाप ने नहीं रखा, छोड़कर भाग गए, और तू मेरे टुकड़ों पे ही पलकर मुझसे जवान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरे खेतों से। जब भूखे मरेगा ना, तब आएगा लौट कर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर रोहन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट के आऊँगा, चाहे जैसे मुझे गुजारा करना पड़े। यह सब सोचते हुए भूखा प्यासा रोहन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद रोहन आगे बढ़ता है। रोहन उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी रोहन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। रोहन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहाँ पे कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठा कर ले आओ। रोहन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल रोहन को दे देता है। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो, बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। रोहन को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो सिर्फ इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। रोहन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। रोहन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथों में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। रोहन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है आप सिर्फ मेरे हाथों को देखने का नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। रोहन की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा, और मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने तो मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी दुश्मन की भी ना हो। और आप कहते हैं कि मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। यह सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद रोहन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और रोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर रोहन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया।
मुझे कम से कम अब जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। रोहन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हीरालाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। हीरालाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। रोहन को देखकर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा नहीं, तुम यहाँ के नहीं लगते हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई भी नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कोई काम मिलेगा? उसके बदले में आप सिर्फ मुझे आज रात बिताने के लिए अपने घर में जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब खाली मिठाई के डब्बों को समेटने में मेरी मदद करो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। रोहन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी रोहन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते हीरालाल रोहन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा अनुज अकेले रहते थे। अनुज की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को घर ले आए? तमीज से बात कर अनुज, ये रोहन है, आज रात यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था। अरे वो पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना लूँगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ जरूर, और देखना मेरे हाथ का खाना आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद रोहन हीरालाल और उसके बेटे अनुज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह क्या खुशबू आ रही है। आओ रोहन, तुम भी बैठो, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? नहीं। हाँ, क्यों नहीं, आओ। रोहन जब यह देखता है कि हीरालाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसीलिए मन बहुत भावुक हो गया। चलिए हम सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रोहन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अनुज सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है चाय की, वाह। अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया रोहन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। अरे तूने तो उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेठ लगा रखा है। अरे तू मुझे चाचा बुलाया कर। हीरालाल की बात सुनकर रोहन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हीरा चाचा। नाश्ता करने के बाद रोहन हीरालाल से कहता है, हीरा चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। अरे रोहन बेटा, कहाँ जा रहे हो? तुम तो इस गांव में किसी को जानते भी नहीं। चाचा मैं काम के लिए जा रहा हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए। रोहन एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं, मुझे यकीन है तुम्हें कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है हीरा चाचा, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद रोहन हीरालाल की आशीर्वाद लेता है और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। रोहन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। मोहन जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे ये पक्षी तो काफी घायल है, ऐसा लगता है जैसे ये मर चुका है। रोहन उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ा सा भी नहीं चल रही होती है। शायद ये पक्षी मर चुका है। इसके बाद मोहन उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो पक्षी ऐसे पड़ा क्यों था, मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहीं वो पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूंगा।
महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। रोहन इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद रोहन पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। रोहन के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और दौड़कर रोहन के पास आता है। पक्षी, ये पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? रोहन राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था कि तभी रास्ते में ये पक्षी मुझे पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पक्षी को राज दरबार ले जाऊं, हो सकता है इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि तुमने इसको नहीं मारा, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये किसका पक्षी है? किसका है महाराज? मुझे नहीं पता, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। ये पक्षी यहाँ के राजकुमार रवि का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, ये पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या? मैं नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और मुझको मेरे माता पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे, वो एक डाइन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गए थे। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरा हुआ पक्षी लेकर राज्य दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, सब कुछ सही हो जाएगा। रोहन यह सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आती है। इसके बाद रोहन अपने पिता राजा विक्रम के गले लग जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।